तो डीसीएससी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में कारगर नहीं है, वो डिफंग है। हिंदुस्तान के कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से ये बिल्डअप नहीं है। एयरलाइन जो है दैट देयर आर कस्टमर, कस्टम ब्रोकर इज नॉट आवर कस्टमर। जब से BCAS का एक रेगुलेशन आया कि आप सिंगल पीस स्क्रीनिंग कीजिए, उसके बाद कस्टोडियन को पैसा मिलता है क्योंकि डिले होती है, उससे डिले और ये पाइल अप होता रहे कार्गो और हम पैसे कमाते रहें। वो ये कि इस वजह से हमारे काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। वो क्या मॉर्निंग में आते हैं, वो रात को 12-1 बजे तक यहाँ काम करते हैं, और जब काम करते हैं उनको घर जाना होता है, रात को नींद आ रही होती है, बाइक पे जाते हैं। मोस्टली हमारे लड़के बाइक पे आते हैं, बाइक पे जाते हैं। तो 2 लोगों के तो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक 22 साल या 24 साल का लड़का, इसकी रिसेंटली डेथ हुई है। आप अपनी मैन पावर को इंक्रीज कीजिएगा तो नटशल में ये आते हैं कि दे हैव रियली शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली हमारे को DCSC से हो रही है। इंडिया का ये हैंडलिंग में सबसे नंबर 1 पोर्ट है, तो अगर नंबर 1 पोर्ट की स्थिति ये है तो बाकी पोर्टों की स्थिति क्या होगी, ये सोचने की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं कस्टम्स ब्रोकर हूँ। कस्टम ब्रोकर हैं, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रखी है दिल्ली। दिक्कत ये है कि यहाँ पे कार्गो जो कस्टम क्लियरेंस हो रहा है वो हार्डली 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हो रहा है, पर जब हम देखते हैं उसका ड्वेल टाइम कस्टोडियन की हैंडलिंग, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी हैं और इनका अपना पैसा वसूलने का वो तरीका है कि क्रिएट डिले अर्न मनी। जो ड्वेल टाइम है वो 36-48 घंटे, 40 घंटे सब कुछ आ रहा है। कस्टम्स ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और ये लोग रेगुलरली और इनकी सर्विस डाउनग्रेड होती जा रही है। 4th क्लास सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका इंटेंशन, जो कस्टोडियंस हैं और डायल का इंटेंशन है, ये बेसिकली पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है 1 साल बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद ये कार्गो का बंटवारा हो जाएगा तो 60% के आसपास वहाँ चला जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं जितना कमा लो वो अपना खुद का है। तो ये उस मॉडस ऑपरेंडी में आ चुके हैं। सर्विस के नाम पे कुछ नहीं है, हर एक्टिविटी के पैसे लेते हैं, चाहे वो गाड़ी अंदर होने के लिए, चाहे वो पैकेट पे लेबल लगाने के नए नए चार्जेस लगा रहे हैं। ऐसे हास्य शपथ वो लगा रखे हैं चार्जेस, जिसको सुन के पेट में दर्द हो जाएगा। बताना चाहेंगे? एक लेबल जो हार्डली 50 पैसे उसकी कीमत है, उसको एक लगाने के लिए 25 रुपये पर पैकेट वो चार्ज कर रहे हैं। तो कोई 1000 डब्बे लेके आ रहा है तो उससे 25,000 रुपये ले लिया जाता है। इसके पहले क्या अमाउंट इन्होंने रखा हुआ था इसका, जो अभी 25 कर दिया गया? कुछ भी नहीं था उसमें, हाँ सडनली ये कर दिया गया है। और इन लोगों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है इस वक्त। तो बहुत ही बुरा हाल, और दिन प्रतिदिन और भी सर्विसेज डिग्रेड होंगी। ये मेरा कब से आप इस परेशानी को झेल रहे हैं? ये हो गए हैं 2 साल, जब से BCAS का एक रेगुलेशन आया कि आप सिंगल पीस स्क्रीनिंग कीजिए। उसके बाद ना तो BCAS सोया हुआ है, उसके बाद कस्टोडियन को पैसा मिलता है क्योंकि डिले होती है उससे, तो वो सब लोग खुश हैं कि ये डिले और ये पाइल अप होता रहे कार्गो और हम पैसे कमाते रहें। तो BCAS भी आंख बंद करके सोया हुआ है। जब मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे आए तो एयरपोर्ट को बिल्कुल साफ दिखा दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो भारत सरकार ने भी आंख बंद कर रखी है और इन लोगों ने, प्राइवेट पार्टनर्स ने भी आंख बंद कर रखी है। पैसा कमाओ और मौज कर रहे हैं ये बिल्कुल। तो अब आपका क्या एक्शन होने वाला है, आप सबका, पूरी कंपनी के खिलाफ? इसका हम लोग से बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि काश जल्दी से जल्दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए, सो दैट हम लोग वहाँ पे काम शुरू करें और ये अपनी बदतमीजियों को इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। अच्छा, आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? आप ये कह रहे हैं? वहीं पर करेंगे हम लोग काम ना, तो हमारे पास ऑप्शन होगा। यहाँ पर तो क्या है, डायल कंसेशनर है और ये 2 CTO हैं, ये सब मिले हुए हैं आपस में, तीनों मिल बांट के ट्रेड का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। यानी कि इनकी रणनीति ये चलती रहेगी? वो बिल्कुल, जब तक वो अभी जो कमा लेंगे वो कमा लेंगे। इस विज़न के साथ, इस मिशन के साथ दिन रात प्रयास रहते हैं। इनकी तरफ से कार्गो भाड़ में जाए, आग लगे, जो हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि इनको सीधा और सीधा मतलब है क्रिएट डिले। अगर आप डिले क्रिएट होती है तो उसमें पैसा मिलता है इन टर्म्स ऑफ डैमरेज, जो कि करोड़ों रुपए में है। तो ये सब है। आप बताइए। दीपक कुमार चौधरी, आई एम ए मेंबर ऑफ DCBA, ऑल्सो कन्वीनर ऑफ एयर एक्सपोर्ट्स। मैडम बेसिकली आपने सुन ही लिया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आपको समझ में आ चुकी है। बट एज़ पर माई ओपिनियन इस बेसिकली है लूट इन द सेंस क्या होता है कि हमारी जो शिपमेंट यहाँ पे आती हैं उसकी हमारे को एक सर्टेन अमाउंट पर केजी देना पड़ता है, और जिसकी प्राइमरी कंडीशन ये होती है कि हमें 12 घंटे के अंदर उस पूरे प्रोसेस को पूरा करके एयरलाइंस को हैंड ओवर करना है। अभी होता क्या है कि जो हमारी शिपमेंट्स यहाँ आती हैं ये उसको 12 घंटे की जगह 16 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे करते हैं, जिस एज ए रिज़ल्ट वो 12 घंटे पूरे हो गए, उतना ही अमाउंट जो कि एप्लीकेबल नहीं था हमारे को अगले 12 घंटे के लिए देना पड़ता है। तो बेसिकली इससे लूट फ्रॉम द CHS। अभी जो ये काम करने के हमसे पैसे लेते हैं
एज़ पर रूल, एज़ पर सिस्टम, एज़ पर प्रोटोकॉल इनकी मैन पावर को, इनके लोगों को, इनके इक्विपमेंट्स को सब सर्व करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे CHA के बॉयज़ हैं जो ऑलरेडी कस्टम से एग्ज़ाम दे के पास करके यहाँ पे एज ए G कार्ड होल्डर काम कर रहे हैं और दे आर एज गुड एज मैनेजर इनटू द कंपनी, अल्टीमेटली दे वांट टू गो होम अर्ली, देयर मैन पावर इज़ नॉट देयर। तो वो क्या करते हैं, खुद डब्बे उठाते हैं और खुद शिपमेंट को लोड करके खुद जो काम इनका है वो अपनी तरह से करके इनको फैसिलिटेट करते हैं, खुद से कर लेते हैं क्योंकि उनको घर जल्दी जाना है। एंड द वेरी सेकंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो ये सब नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको हम पैसे दे रहे हैं उससे कंप्लेंट करेंगे। एंड यू वुड सरप्राइज टू हियर दैट वी हैव कंटिन्यूस 20-25 मीटिंग्स फ्रॉम लास्ट 1.5 years and every time we are saying कि sir this is a problem on this particular topic because as a DCBA we have a every month meeting with the custodian as well as with the dial because the dial is the primary concern जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और हम लोग भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो अभी समस्या क्या आ रही है कि हमने डायल को बोला, डायल ने इनको एयरपोर्ट दे दिया, वो भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर हम काम डिले करेंगे तो हमारे को 2 फायदे होंगे, एक तो हमें पैसा मिलेगा और दूसरा जो मैन पावर हमें डिप्यूट करनी चाहिए थी वो CHA की मैन पावर खुद काम करेगी क्योंकि उसे घर जल्दी जाना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस वजह से हमारे काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। वो क्या मॉर्निंग में आते हैं, वो रात को 12-1 बजे तक यहाँ काम करते हैं और जब काम करते हैं उनको घर जाना होता है, रात को नींद आ रही होती है, बाइक पे जाते हैं। मोस्टली हमारे लड़के बाइक पे आते हैं, बाइक पे जाते हैं क्योंकि रात को कन्वीनियंस मिलती नहीं है। तो 2 लोगों के तो रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक 22 साल या 24 साल का लड़का इसकी रिसेंटली डेथ हुई है। कब की आप बात कर रहे हैं? ये मैडम लास्ट मंथ की, मतलब विदिन 25-30 डेज, अभी पूरा महीना नहीं हुआ, 1 महीने के अंदर हुआ है। एंड ही वॉज जस्ट 22-24 ईयर ओल्ड बॉय। उसके बाद भी एक्शन में नहीं मैडम, इवन येस्टरडे वी हैड ए मीटिंग विद इन डायल उड्डयन भवन। हमने वहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, इनको बताना चाहा। और दूसरा मैडम, ये जो बार बार बोला जा रहा है आपकी तरफ से स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं है, बेसिकली इससे विसल ब्लोइंग। वी आर जस्ट गोइंग टू टेल देम दैट दिस इज़ अ सिचुएशन एंड नाउ इट इज़ इट्स क्रॉस आवर हेड। अब हमारे इससे ऊपर नहीं चल सकते हम लोग, तो हमने कोई इंटीमेशन कॉल दी है कि आप तो अपने आप को ठीक कर लीजिए वरना हमारे को इसके प्रति कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली इट्स ए लूट ऑफ मनी। यहाँ पे 2 कस्टोडियन हैं, दोनों ही लूट रहे हैं डैमेज की फॉर्म में। और जैसा मेरे साथी ने भी बताया कि एक लेबल को लगाने के लिए दे आर डिमांडिंग 25 रुपीज़। आप एग्जाम्पल लगाइएगा, मेरी एक शिपमेंट 1 टन की है और मान लीजिए उसमें 100 डब्बे हैं तो मुझे उसके टर्मिनल चार्जेस देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 3,500 या 4,000 रुपये। मगर उसी शिपमेंट को यदि मुझे लेबल पेश करने हैं तो ये दे आर डिमांडिंग 25 रुपीज़ पर पैकेज फॉर 1 शिपमेंट। तो अगर मान लीजिए 1000 डब्बे की शिपमेंट तो 25,000 एक शिपमेंट के हो गए। अगर मैं अपनी रफ कैलकुलेशन और लीस्ट बॉटम पे करके बताऊँ तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपये का ये अमाउंट हम लोगों से लूटा जा रहा है, जो कि हम अपने क्लाइंट से नहीं ले सकते हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम इनसे ये कंप्लेंट करते हैं कि बॉस आप अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए वरना हमारे को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तो हमें आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि पैसे हम देते हैं, काम हम करते हैं, मगर एज़ पर देयर ओपिनियन एंड देयर सीनियर मैनेजमेंट वी एज ए CHA वी आर नॉट देयर कस्टमर्स। दिस इज प्योरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ फैक्ट एंड इट्स ऑन द रिकॉर्ड दैट दे सेड द कस्टम ब्रोकर्स एंड आईटर कंपनीज आर नॉट आवर कस्टमर्स। सो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन यू। हम जो लिसन करेंगे एयरलाइन को करेंगे, मगर दुर्भाग्य ये है कि वो एयरलाइन को भी लिसन नहीं करते, बीच में हम पिस रहे हैं। और हमारे लोग जितने आप देख रहे हैं ये सब लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं और एज ए लोडर, एज ए यहाँ पे पोर्टर की तरह काम कर रहे हैं। आज जब उनको जाहिर सी बात है मालूम चल गया होगा कि आपकी ओर से काम रोका गया है, आप सब एकजुट हुए हैं, तो उनकी तरफ से कोई आपकी तरफ कोई मैसेज पहुंचा? मैडम, मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूँ उससे 2 घंटे पहले इन लोगों से मीटिंग करके आया हूँ अपनी कमेटी के साथ और हमने उनको ये बातें बोली। मगर आपको मैं यदि उनका उत्तर बताऊँ तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। क्या था इनका? इनका आंसर ये था कि सर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग जानबूझ के इसको इशू बना रहे हैं। तो इनकी तरफ से कोई सबूत दिखाए गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की? मैडम, कोई सबूत नहीं है। उनका सबूत एक ही सबूत है, ये जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, इसमें कस्टम का एरिया है, ये हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। हमने बोला हम झूठ बोल सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप एक काम कीजिए CCTV फुटेज निकाल लीजिए और जनता के सामने रख दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर उसमें उनका जो आंसर है वो बड़ा हास्यास्पद है। वो कहते हैं कि जो आप हमें बोल रहे हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम आपको शो नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए, जो है वो शो नहीं कर सकते और जो हम बोल रहे हैं वो मानते नहीं, और जो वो बोल रहे हैं हम उसके लिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। वरना आप बताइए, हम जैसे लोग इतने लोग अपना काम छोड़ के आपके पास या आपको इंटरव्यू देने के लिए खड़े क्यों होंगे? गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला गया? मैडम, गवर्नमेंट की तरफ से आई एम सॉरी टू से हमारी जो पेरेंट बॉडी है वो कस्टम्स है। हमने कस्टम्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। हमारी एक मीटिंग कस्टम्स से भी हर महीने होती है। अगर आप चाहें तो मिनट्स मंगा के देख सकते हैं। पिछले 6 महीने से हम इस कस्टोडियन के बारे में और दूसरे कस्टोडियन के बारे में हर बार मिनट्स दे रहे हैं, मगर हर बार इनका आंसर ये होता है कि सर सबूत लाइए।
कोई सबूत लाइए। अब जब हम सबूत लेके जाते हैं तो उसके लिए क्या हमें जनता के पास जाना पड़ता है। तो आपके पास है वैसे कुछ सबूत, क्या क्या सबूत उपलब्ध है आपके मेरे पास? पास अगर आप कहेंगे तो अगर पर्सनल लेवल पे कहेंगे तो मुझे कोई डर नहीं है इनसे। ऑन अ रेगुलर बेसिस बिटवीन 9 to 12 सिंस आई एम रिप्रेजेंटेटिव ओवर हियर, आई एम हैंडलिंग एयर एक्सपोर्ट कन्वीनर, मेरे पास रात को लोगों की कंप्लेंट आती है और मैंने सारी फुटेज इस कस्टोडियन के जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं इंक्लूडिंग देयर CEO मिस्टर राजदान है, मैंने उनको ही भेजा हुआ है, मगर वो देख के भी अनदेखी कर रहे हैं। तो दिखाएंगे आप अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल होगा तो? ये देखिए मैडम, ये देखिए, आप देखना चाहेंगे तो ये रेगुलर मेरे मैसेज जा रहे हैं इन लोगों को कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और ये देखिए इन्होंने आज एक नया टोकन सिस्टम शुरू किया है, मतलब टोकन इन टोकन। जैसे आपने सुना होगा अभी पार्लियामेंट में हो रहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो एक टोकन तो ऑलरेडी इन्होंने अलॉट कर रखा है कि हमारी गाड़ी को अंदर लाने का एक टाइम देते हैं, मगर अब ये कह रहे हैं कि उस टाइम के अंदर भी आपको एक टोकन देंगे, आप उसके हिसाब से आइए। अब अगर आप मुझे 1 मिनट और देते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ टोकन। देखिए मैडम, ऐसा होता है कि हमारी कोई भी शिपमेंट अगर यहाँ आती है तो हमारे को सिस्टम के अंदर जाके एक स्लॉट लेना पड़ता है। उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो मेरी गाड़ी कब एयरपोर्ट पहुँचेगी और एक इनकी स्लॉट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। उन दोनों को मैप करके मान लीजिए मेरी गाड़ी 10 बजे आई है और 10 बजे का स्लॉट नहीं है, तो मुझे 10 से 11 की जगह 11 से 12 में जाना पड़ेगा, 12 से 1 में जाना पड़ेगा और 1 से 2 में इस तरह कंटिन्यू जाना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर मुझे स्लॉट मिल जाता है तो मैं उस स्लॉट में उसको बुक कर लूँगा। और यदि मान लीजिए मुझे स्लॉट मिल रहा है, मेरी गाड़ी नहीं आई, तो मुझे अपनी गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। तो पहले तो मैं गाड़ी का वेट करूँ, फिर इनके स्लॉट का वेट करूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर मुझे मेरा डिज़ायर्ड स्लॉट मिल गया तो मैं उसमें अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। उसके पीछे कारण क्या होता है कि मेरी गाड़ी आई है, मेरी गाड़ी आएगी, 1 घंटे में खाली हो जाएगी और मेरी गाड़ी वाला वापस चला जाएगा, क्योंकि गाड़ी वाले को मुझे ट्रांसपोर्टेशन देनी है। अभी समस्या कहाँ शुरू होती है, गाड़ी वाला मुझसे कमिटमेंट करके आता है कि आपका 11 से 12 का स्लॉट है, मेरे को 1 बजे तक आप फ्री कर देंगे, मैं आपसे 2500 रुपये लूँगा। ठीक है, अब मैडम होता क्या कि वो गाड़ी तो 11 से 12 यहाँ पहुँच गई, अंदर भी आ गई, मगर ऑफलोड नहीं हुई। अब चूँकि ऑफलोड नहीं हुई तो लंच टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया तो मैडम 2 बज गए, 2 बजे तो वो 4 बजे ही ऑफलोड होगी। तो क्या वो गाड़ी वाला मुझे बोलता है मुझे डिटेंशन दीजिए। अब वो डिटेंशन में अपनी पार्टी से नहीं मांगता कि पार्टी ने तो गाड़ी भेज दी टाइम से, मगर मेरी गाड़ी ऑफलोड नहीं हुई, जिसका कारण मैं नहीं हूँ, जिसका कारण ये है, ये उसके भी पैसे हमसे लेते हैं, क्योंकि जब वो शिपमेंट डिले होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट डैमेज खड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने अपने शुरू में आपसे कहा, इससे बेसिकली लूट ऑफ मनी, दे आर जस्ट लूटिंग द CHS एंड दे जस्ट वांट टू मेक मनी एंड दे आर अर्निंग अ वेरी हैंडसम मनी फ्रॉम द CHS। एंड जैसा आपको मालूम दिवाली आ रही है तो हम लोगों को तो दिवाला निकल चुका है, इनकी दिवाली अच्छी मनने वाली है। तो जैसे आप टोकन की बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई कारण बताया गया कि क्यों जारी किया उन्होंने टोकन? मैडम जैसे मैंने आपको बताया, उनके कोई कारण नहीं है। वो कह रहे हैं कि वी आर द कस्टोडियन, वी नो हाउ टू हैंडल द सिस्टम, सो यू आर नॉट हियर टू गाइड अस। हम अपना कोई सजेशन देते हैं, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। गवर्नमेंट भी कहती है सजेशन दो, कोई भी डिपार्टमेंट वो बोलता है हमें सजेशन दीजिए। हम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, बल्कि 1 साल कह सकते हैं सजेशन दे रहे हैं, मगर वो सजेशन कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। वो सजेशन को सजेशन मान ही रहे हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए अभी कितने एम्प्लॉय यहाँ पर मौजूद हैं और आपके हिसाब से कितने यहाँ पर होने चाहिए, मैन पावर कितनी होनी चाहिए? मैडम फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे मेरी ऑब्जर्वेशन पूछें, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से जितनी मैन पावर होनी चाहिए, दे डोंट हैव 40% ऑफ दैट इज़ दैट। हमें जितना होना चाहिए उसका 40% भी नहीं है इनके पास, बिकॉज माई 60% मैन पावर वर्किंग फॉर दैम। वी आर पेइंग, वी आर वर्किंग एंड वी आर सफरिंग। जैसे कि सुबह कल की, शाम की, रात की 6 से 7 बजे गाड़ी आई, रात के 2 बजे गाड़ी खाली हुई है, 6 से 7 में टोकन था, और रात के 12 बजे 1 बजे गाड़ियाँ खाली हो रही है। कब से प्रॉब्लम थी? ये मैडम अभी 1 हफ्ते रेगुलर से चल रहा है। हाँ जी मैडम। अब आगे आपकी क्या मांग रहेगी? देखिए प्रॉब्लम हम सबकी जान चुके हैं, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप सबकी? देखिए मैडम, इट्स जस्ट नॉकिंग द डोर। हमने कल मीटिंग की, क्योंकि हम एसोसिएशन में तो हमारा फ़र्ज़ बनता था इनसे मीटिंग करना। हमने मीटिंग की ये सोच के कि कुछ परिवर्तन आएगा, मगर परिवर्तन की जगह क्या हुआ कि एक नया सिस्टम चालू कर दिया। अभी क्या था, हमारे पास 2 ही रास्ते थे। इनसे आज सुबह दोबारा मीटिंग करते, हमने आज दोबारा मीटिंग की, मगर मैं फिर आपको बोलूँगा आश्चर्यजनक और बड़ा विचित्र है मेरे लिए कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने कहा ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं। अब भाई हमारे लोग हैं, हमने इनसे डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट ऑन स्ट्राइक, वी आर जस्ट नॉकिंग द डोर कि काइंडली लुक इनटू दिस, इट्स अ सीरियस इशू। और आपको मालूम है अपना दशहरा आने वाला है, 2 दिन की छुट्टियाँ आने वाली है, कार्गो बढ़ेगा, तो हम इनको समझाने की कोशिश करें कि शायद हमारे स्टेप से इनकी आँख खुल जाए, जो ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। अगर आज वो उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है तो क्या आप कल से काम पर लौटेंगे या फिर आगे चलेगा? मैडम फ्रेंकली स्पीकिंग इस पर मैंने विचार नहीं किया। अभी हमारे काफ़ी लोग हैं जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, और हम एक आशा में हैं कि शायद कोई संदेश आएगा, संदेश आ गया तो इसको स्थगित कर दिया जाएगा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह भदौरिया है, मैं एक कस्टम हाउस एजेंट हूँ और मैं दिल्ली कस्टम एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए सेक्रेटरी। ठीक है, जब से अभी हम काफ़ी लोगों की यहाँ पे परेशानी सुन चुके हैं, ये बच्चे हैं, ज़्यादा उम्र के भी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सारी परेशानियों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं, तो कैसे इनकी परेशानी हल होगी? आपकी ओर से क्या इस पर रुख लिया गया है? गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर?
यहाँ परेशानी बच्चों की तो है, इसमें तो दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारे दिल्ली कस्टम के द्वारा नियुक्त किए गए 2 कस्टोडियंस हैं, उन कस्टोडियनों के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए उनके पास मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। आज उनके पास पर्याप्त मात्रा में जितने टनेज वो कार्गो हैंडल करते हैं उसके हिसाब से इनके पास मैन पावर्स नहीं है। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो जर्जर हो चुके हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म कर चुके हैं, आज वो कारगर नहीं है। लिफ्ट है इनकी। दूसरा क्या है, हम आज जो बात कर रहे हैं या जो हमारे बच्चे आज यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं वो विषय है DCSC का। तो DCSC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में कारगर नहीं है, वो डिफंग है। हिंदुस्तान के कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से ये बिल्डअप नहीं है, कार्गो इनके पास ज़्यादा है। दूसरा, ये लोग पूरी तरह से कॉमर्शलाइजेशन पे आ गए हैं। इन्होंने एयरलाइंस को सुविधाएँ दे दी हैं, एयरलाइंस को फ्री डेज बढ़ा दिए हैं। उसके आड़ में ये लोग ट्रेड के साथ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कार्गो की मिसहैंडलिंग कर रहे हैं, उनमें डिले प्रैक्टिसेज कर रहे हैं। इन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि गाड़ी जब अंदर जाती है तो पर्याप्त समय जो इन्होंने सुनिश्चित किया गया है उस सुनिश्चित समय में ये लोग खाली नहीं करते हैं। उसके एवज में हमारे लड़के जो हैं वो बेचारे खुद कार्गो को हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपका कार्गो इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि आप लोगों के लड़के इसको हैंडल करते हैं। तो कोई भी चीज़ पे ये लोग टिक नहीं रहे हैं। दूसरा, ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम का समाधान ही जब हो सकता है जब हम ये एक्सेप्ट करें कि हमारे यहाँ कोई समस्या है और हम बैठ के उसकी पर्याप्त वजह निकालें। नंबर तीसरा, मैं इसके लिए जिम्मेदार इस सरकार को मानता हूं क्योंकि ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं तक पिछले साल भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए थे, क्योंकि उन लोगों को जब ये पता लगा कि यहाँ पे कार्गो की मिसहैंडलिंग है तो वो फौरी तौर पर एक चक्कर मार के चले गए। इन लोगों ने उसको कार्गो को साफ़ कर दिया। जो कि इनकी फुटेज हैं उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब ऑर्गेनाइज था। लेकिन सिंधिया जी ने कोई इसके बारे में विचार नहीं किया। वो अपनी चॉकलेटी इमेज के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी बन के रहना चाह रहे हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इसका एक संदेश कहीं ना कहीं जाता है कि वो मोदी जी का जो एम्बिशन प्लान है इस कंट्री में करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, गति शक्ति प्रोग्राम को हमें कामयाब बनाना है, लॉजिस्टिक पॉलिसी को कामयाब बनाना है, हिंदुस्तान की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है। जो इनकी कार्यविधियाँ दिखती हैं कि आपको आज है ना सोशल मीडिया से, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन से ये बातें जाती हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई या कोई उन्होंने संज्ञान लिया हो या ट्रेड के साथ बात की हो। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे मोदी जी के जो एम्बिशन प्लान है उनमें कहीं ना कहीं ये मंत्रालय अपने आप में जिम्मेदार है, जिसकी वजह से देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे नहीं आ रही है। यहाँ पर 2 टर्मिनल हैं। एक हमारा टर्मिनल है सेल्वी ऑपरेटर है जिसका एक टर्किश कंपनी है, उनकी भी स्थिति इसी तरह की है कि वहाँ पर हमारे लड़के दिन रात कार्गो को हैंडल करते हैं। जो ये कार्गो को लोडिंग करना, एक्सरे कराना, वहाँ कुछ तकनीकी कारणों की दुहाई दे के कि एक्सरे में ना एक पैकेट होगा, अगर कोई भी लड़का उसमें इनको कहता है कि सर है ना ये 2 पैकेट भी ऊपर रख के हैंडल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो सकता है, तो इसमें ये BCS का हवाला दे के कहते हैं कि नहीं। और फिर अगर उसने फिर भी कहा कि नहीं सर आप इसको कर दें, हम नियम तरीके से कर रहे हैं या जो नियमावली है उसके अनुसार कर रहे हैं, तो ये उसके कार्गो को होल्ड कर देते हैं, कहते हैं इसमें 2 पैकेट इसके एग्जामिन कर लो, जिससे इसका। तो ये क्या है, इन लोगों की जो अप्रोच है वो नकारात्मक है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो भी जिम्मेदार है कि इतनी बड़े कार्गो टर्मिनल पर आज इतनी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं और उनका ध्यान नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता संभव है। ये जो प्रॉब्लम आपकी अभी आप सब बता रहे हैं 2 साल से आप इसका सामना कर रहे हैं, तो सिंधिया जी जब आए थे तो उनके सामने ये प्रॉब्लम रखी गई थी और उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला था इस पर? बेसिकली क्या है कि सिंधिया जी अपने चाटुकुल्ले लोगों से घिरे रहते हैं, ये मैं स्पष्ट, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, मैं उन्हीं की लोकसभा से हूँ। और वो चाटुकुल्ले लोगों ने उन्हें जो प्रोजेक्शन दिखाया उसी प्रोजेक्शन के साथ वो लौट गए, जबकि हमने ट्विटर के माध्यम से उन्हें सारे फोटोग्राफ्स दिखाए, उसका दूसरा पक्ष दिखाया, लेकिन उन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया। इससे पता लगता है कि उनके लिए कोई गंभीर समस्या नहीं है और कहने को ये नंबर 1 पोर्ट है इंडिया का, ये हैंडलिंग में सबसे नंबर 1 पोर्ट है। तो अगर नंबर 1 पोर्ट की स्थिति ये है तो बाकी पोर्टों की स्थिति क्या होगी, ये सोचने की बात है। चलिए, प्रॉब्लम हम जान चुके हैं आपकी और बाकी सारे लोगों की भी। अब आगे आपका क्या रुख होगा, क्या एक्शन होगा, साथ ही आपकी मांग क्या है वो और बता दीजिए। अभी तो हम लोगों ने एक क्रमबद्ध तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देना प्रारंभ किया है। हमने जो मेन कस्टोडियन है डायल, उसको अपनी बात बताई है। अभी 2 दिन पहले हमारे ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास गए थे, वहाँ एक दौर में वार्तालाप हुई है, लेकिन उन्होंने सेल्वी वाले ने DCSC के साथ जो मीटिंग हुई
उन्होंने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारे यहाँ कोई समस्या है। अब समस्या नहीं है तो हमने ये डायल के ऊपर अभी छोड़ा हुआ है कि उनका रुख क्या है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि समस्या है। और आज भी जब ये लड़कों ने जब ये शुरुआत की कि हमें इनके साथ किस तरह से आगे हैंडल करना है, डायल वाले कुछ पदाधिकारी लोग आए थे। अब उन्होंने इनके साथ क्या मीटिंग की है उसका अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी नॉलेज में हमने डाल दिया है। हमने यहाँ के जो जोनल हेड हैं हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, उनके भी नॉलेज में लिखित में डाल दिया है। अब हम इन क्रमबद्ध तरीके से जो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी हम इंतजार कर रहे हैं कि विभाग और डायल जो यहाँ का कस्टोडियन है वो क्या रुख लेता है। अगर वो नहीं लेंगे तो हम ऊपर के स्तर पे भी जाएंगे। साथ में हम अपने जो इनके साथ सहयोग असहयोग की बात है उसको भी देखेंगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है। इसी तरह इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी संभावनाएं इसलिए कम है हमारे लेवल पे प्रयासों पे कि इसमें प्रयास सिर्फ सरकार को करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो इनकी मूलभूत कमियां हैं उनके ऊपर विचार करके उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉमर्शियल हैं, ये हम लोगों से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग तो इनका चारा हैं, ये हमको चारा बन के समझ के खा रहे हैं। मेरा नाम मुकेश शेरा है और मैं इस फील्ड में पिछले 48 साल से हूँ। क्या बताना चाहेंगे आज? और एसोसिएशन के अंदर अभी जो साहब बोल रहे थे वो सेक्रेटरी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ की समस्या हमने आज तक कभी पिछले 2 साल से कभी भी नहीं देखी है। 48 साल के अंदर जो समस्या इस बार हम देखने में आ रहे हैं कि बच्चे लोग सुबह 11-12 बजे आते हैं, अगले दिन 4 बजे जाते हैं, अगले दिन सुबह 4 बजे जाते हैं। और अभी आने वाला मौसम सर्दियों का टाइम है और कई बार ऐसे स्टांस हो चुके हैं कि सर्दी के टाइम में जब अपने घर के लिए निकलते हैं तो कोई ऐसी रास्ते में मिस हैपनिंग होती है तो 2-4 ऐसे हमारे बेचारे जो जिनकी डेथ भी हुई है एक्सीडेंट से। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने तो कस्टोडियन से यही रिक्वेस्ट की है कि जी आप यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, we are paying charges for that. So it is your moral duty that you are supposed to provide a proper infrastructure. And if you are not able to provide structure, then sorry, but they people have a different kind of mentality. They have used this word even कि custom broker is not our customer. अच्छा, ये इनकी तरफ से बोला गया? जी, ये इन्होंने बोला है। उन्होंने बोला जी कि एयरलाइन जो है that they are our customer. Custom broker is not our customer. And if you are not your customer, then why you are raising bill to us? Why you open a PD account over there? Why you are taking money from us? You are a service, we are paying for that. अब हम लोग अब एक्सरे के लिए अगर आदमी 8-8, 10-10 घंटे, यहाँ तक सुनने में है कि 12-12 घंटे एक्सरे नहीं हो पाया। एक्सरे के लिए व्हेन वी आर पेइंग फॉर दैट, हमारे लड़के क्यों रुके एक्सरे के लिए? आप अपनी मैन पावर को इंक्रीज कीजिएगा। तो नटशल में ये आते हैं कि दे हैव रियली शॉर्टेज ऑफ मैन पावर विच आई मीन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि हमारे पास मैन पावर कम है। अब आपकी मैन पावर कम है और मैक्सिमम जो इनका काम है वो हमारे लड़कों की मैन पावर लग के इनका काम इनके साथ काम करवाते हैं। गाड़ी को ऑफ रोड करवाना, माल को अंदर करना एंड और ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली हमारे को DCSC से हो रही है। इनके जो दूसरा कस्टोडियन है शेल्बी, अब उनके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और देर वाज एक टाइम भी था कि आज से 10 साल पहले हम लोग चूँकि एसोसिएशन में है तो जब हम लोग इनके साथ कई बार कैफे मीटिंग में हम करते थे तो हम शेल्बी वालों को मिसाल देते कि जो DCSC सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन इनको नजर लगी है या इनके अंदर कोई ईगो आ गया है कि पिछले 10 साल से मतलब ये अब क्या कि डे बाई डे नो बॉयज आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बेचारे तो आफ्टर उनकी भी फैमिली है। दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर बेसिकली और इनके जितने पदाधिकारी बैठे हैं, कल रात को भी हमारी मिस्टर पुष्कर ठाकुर इज ए CCO ऑफ डायल, तो कल रात को 3.5 घंटे उड्डयन भवन में हमारी मीटिंग इनके साथ हुई है और वहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बोले जी हमारा सब स्मूथ चल रहा है। सुबह 10 बजे एक मैसेज मिलता है जी कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कार्गो, किसी गाड़ी को अंदर आना अलाउ नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टिगेशन किया, पूछा गया क्या वजह है, दैट एंटायर बाउंडेड एरिया इज चॉक, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी कार्गो अनलेस अंटिल विल फिनिश द लोडिंग। अरे आपको ये करना तो आप पूरी रात आपने क्या किया? अगर आपकी मैन पावर थी, आप इतना कमांड करते कि हमारे पास वी हैव सफिशिएंट मैन पावर, तो आप रात को अपने लोडिंग क्यों नहीं करवाई? वाई द बॉयज आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, वाई दे आर वेटिंग ओवर देयर। डिटेंशन देनी पड़ती है गाड़ी की। कोई गाड़ी माल लेकर आई है, अगर 4 घंटे वो रुक गया तो 200 रुपये घंटा 800 रुपये उसको देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर वो 800 रुपये लेगा देने पड़ेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो अगली बार आपका वो माल भी नहीं उठाएगा। अगर आपने डिसीजन दिया नेचुरली यू विल रेज ए बिल टू द पार्टी विल से कि मैंने 2 दिन पहले कार को दे दिया था आपको, आप मेरे से डिटेंशन क्यों ले रहे हो 800 रुपये की? दिस इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ योर ड्यूटी। यू आर ए कस्टम ब्रोकर, इट इज़ योर ड्यूटी हाउ टू मैनेज। And if you are not able to manage, then sorry, then I can divert my business to somebody else. So this is not small. We can say it's a major problem that we are facing on day-to-day basis. So I mean that now we came around at 2 o'clock. We had a meeting with the
custodian people. क्या कहा गया इनकी ओर से? We have a sufficient manpower. We are allowing our vehicles. I have shown you from the window. Maybe all the vehicles are lying outside, and you are saying that we are allowing. One vehicle is standing outside inside at 10 o'clock in the morning. I think maybe it is almost after 4-5 hours. उसकी shipment up offload होगी just मात्र 591 पैकेजेस, 591 पैकेजेस. हाउ मच लेबर यू रिक्वायर्ड फॉर दैट? तो अभी तक इनका वो 3:30-4 बजे तक 150 डब्बा पेंडिंग था जो ऑफलोड नहीं कर पाया. आई एम हैविंग ऑल द डिटेल. मेरे पास गाड़ी नंबर है, किसका है कार्गो, उसका भी सब डिटेल है मेरे पास. तो कम से कम ये देखिए, अगर आप इतना टाइम लगाओगे 4-4 घंटे एक गाड़ी पे, अगर आज 100 गाड़ियाँ आपके पास आती हैं और 2-2 घंटे भी आप लगाओगे तो अगला तो क्या काम से ना. आपके हिसाब से कितना एक समय एक गाड़ी पर लगना चाहिए? अगर इफ़ दे हैव ए प्रॉपर मैन पावर, सफिशिएंट मैन पावर, आधे घंटे में गाड़ी आउटलोड थी. वी हैव देयर हैविंग ए फॉकलिफ्ट. और मैन पावर कितनी होनी चाहिए? मैन पावर कम से कम इनको 4-5 आदमी के लगने चाहिए. इनके आदमी है नहीं है, 2 आदमी अपने गेट पे खड़े. 2 आदमियों से करवा. 2. अब उसमें क्या, हम ये काम भी तब हो रहा है कि जब हमारा स्टाफ, हमारे लोगों की मैन पावर साथ में लग रही है. ये उनकी हेल्प से ही ये कार्गो ऑफलोड होकर अंदर जाता है, अदरवाइज इनके बस का नहीं है. तो अब आगे आप सब क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? इसके लिए दैट वी हैड ए मीटिंग लास्ट इवनिंग एज आई टोल्ड यू. तो अभी आज दोपहर को जब पता था तो वी हैड ए मीटिंग. अभी डायल के जो CEO है, नाउ दे आर हैविंग ए मीटिंग विद देम एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द कंक्लूजन. अभी क्या निकल के आता है. जब तक हमको प्रॉपर ये एक सोल्यूशन नहीं निकाल के देंगे, नहीं बताएंगे, तब तक लड़कों ने भी डिसाइड किया. बिकॉज कि ये भी हर आदमी ओके, इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 day one can tolerate. But it is a daily routine. Every day if you are coming at 10 o'clock in the morning, 11 o'clock in the morning and going back home at 3 o'clock in the morning time, तो up to how long they will suffer. तो इस चीज़ को करने के लिए अब देखिए अभी क्या कंक्लूजन होता है. अब यही है कि अगर इनको नहीं करेंगे तो लड़के लोग तो, and it since that we are in the association, so we have to give them a moral support. We have to stand with them. Thank you. Thank you.